जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपके लिए ये सीरीज हम लेकर आए हैं। आप छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के साथ साथ इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और जनजातियों के प्रश्न हमारे साथ देखने वाले हैं। बड़ी शिद्दत से देखिएगा, ये मॉडल पेपर है और इस सीरीज से साथियों जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको एक भी स्लाइड को इग्नोर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। और इन क्वेश्चन से हम आपकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगेगी और ये टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न देखिए साथियों, अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहते हैं? क्या संवाद कौमुदी से कहा गया है? या कि भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट? या अमृत बाजार पत्रिका बंगाल गजट को कहते हैं? इस प्रश्न का सही वाला उत्तर आप देखिए, सोचिए, क्या कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है? बंगाल गजट क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। आइए बताते हैं बंगाल गजट के संपादक कौन थे साथियों। बंगाल गजट के संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। साथियों, ये मूलतः यूरोप के रहने वाले थे और ये जो बंगाल गजट समाचार पत्र था साथियों, इसकी भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। बंगाल गजट क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र है। बंगाल गजट के संपादक जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। ये मूलतः यूरोप के रहने वाले थे और बंगाल गजट की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी। भारत के पहले समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप पा चुके हैं। आगे देखते हैं, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के आप बिगुल फूकने वाले मंगल पांडे को ये फांसी की 4 तिथियां आपके सामने साथियों आ गई हैं। क्या 9 अप्रैल 1857 को हुआ था, या 10 मई 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, या कि 8 अप्रैल 1857 को, या कि 8 अप्रैल 1858 को? साथियों, आइए बताते हैं हम आपको। आप जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में सुअर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से इनकार करने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है साथियों। और इसके बाद तो एक लहर सी मच जाती है और आप देखते हैं कि 8 अप्रैल 1857 जब इनको फांसी होती है तो मेरठ की पैदल टुकड़ी साथियों, जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री रहती है, इसने 10 मई 1857 को 1857 के क्रांति का बिगुल फूंक दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को। और आंदोलन की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एक भी स्लाइड आपको इग्नोर नहीं करना है, सभी स्लाइड को अच्छे से देखते हुए चलना है। क्या खिचड़ी की राजा ने, क्या हिटलर ने ये उपाधि प्रदान की थी, या कि जवाहरलाल नेहरू ने, या सरोजनी नायडू ने? साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान करने वाले हैं हिटलर। आप जानते हैं जर्मनी के तानाशाह थे और इन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम को अपने हिसाब से भारत को आजादी दिलाने के लिए हिटलर से मदद मांगने गए थे, लेकिन उन्होंने मदद तो नहीं की, लेकिन उपाधि नेताजी की जरूर दी। थोड़ी बड़ी मदद उन्होंने जरूर की, लेकिन वो मदद भारत की आजादी और अंग्रेजों से आजादी नहीं दिला सकी। साथियों, हिटलर सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया करता था। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं सरोजिनी नायडू। साथियों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है और ये परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती हैं। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि देने वाले जवाहरलाल नेहरू जी को आप देख रहे हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, बापू की उपाधि साथियों जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? उत्तर आपको मिल चुका है, हिटलर। आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण है, चार्ल्स विलियम विल्किंस, या रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, या कैप्टन हॉकिंस? साथियों, ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। बंगाल के पहले गवर्नर, बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन साथियों, रॉबर्ट क्लाइव इसके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाते हैं और द्वैध शासन लगाने के लिए साथियों रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने साथियों 1757 से 1760
तक एक बार शासन किया और दूसरी बार जब आया तो 1765 से 1767 तक ये जो है यहाँ पर गवर्नर रहा हमारे बंगाल का। आगे बढ़ते हैं साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। सुनहा बिहान नामक नाटक के लेखक कौन है? आप बिल्कुल साथियों हमारे साथ हॉस्टल वार्डन की जर्नल स्टडी मॉक टेस्ट 3 आप देख रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का पेपर है और आपके बीच में ये आ चुका है सुनहा बिहान। क्या अमृतलाल दुबे ने लिखा है इस नाटक को? क्या दाऊ महासिंह चंदाकर ने लिखा है, या रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, या कि लक्ष्मण मस्तूरिया ने लिखा है? साथियों सुनहा बिहान नामक नाटक जो है दाऊ महासिंह चंदाकर ने लिखा था। ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। पर अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणकार कौन माने जाते हैं? क्या राजा चक्रधर जिनके नाम पे चक्रधर समारोह होता है? क्या डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्या हीरालाल काव्योपाध्याय, या पंडित माधवराव सप्रे? चारों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी के बारे में आपको जानकारी आनी चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? साथियों छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी कहा जाता है किन्हें? हमारे हीरालाल काव्योपाध्याय जी को। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है और सर्वप्रथम इन्होंने साथियों 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। तो हीरालाल काव्योपाध्याय को याद रखिएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय साथियों छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहे जाते हैं और 1885 में इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना की थी। तो प्रथम व्याकरणकार कौन माने गए? हीरालाल काव्योपाध्याय। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर या सरगुजा? साथियों आप जानते हैं कि बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में सबसे बड़ा समूह जो है वो गोंड समुदाय का है और गोंड समुदाय के अलावा छत्तीसगढ़ में साथियों 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और इन जनजातियों के कारण साथियों आप देखें कि बस्तर को क्या कहा जाता है? तो जनजातियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति भूमि खोदने का कार्य करती है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है, हूबहू मॉडल पेपर आपके सामने चल रहा है। क्या धनवार जनजाति, बिरहोर, कुरकू या अगरिया? साथियों इन चारों में से भूमि खोदने का कार्य कौन करते हैं? तो साथियों आप जानते हैं कि अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन भूमि खोदने का कार्य कुरकू जनजाति करती है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग राज्यपाल स्वविवेक से नहीं कर सकते? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति, ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ऑप्शन बी में दिया गया है। राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना या कि क्षमादान की शक्ति का उपयोग करना? तो इनमें से कौन सी शक्ति है साथियों जो राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से उपयोग नहीं किया जा सकता? चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम आपको कि शक्ति जो है साथियों क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति एक ऐसी शक्ति है साथियों जिसे अपने स्वविवेक से न उपयोग करके मंत्रिपरिषद की सलाह से क्षमादान की शक्ति का उपयोग राज्यपाल करता है। इसलिए हम सोचते हैं कि राज्यपाल के पास क्षमादान के लिए कोई याचिका जाती है और उसको सैंक्शन क्यों नहीं करते? तो साथियों पूरी मंत्रिपरिषद का सैंक्शन लेने की बाध्यता है, इसलिए क्षमादान की शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल कर सकते हैं, अपने मन से क्षमादान नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्वविवेक से क्या क्या कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति स्वविवेक से दे सकते हैं साथियों। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, ये इनके स्वविवेक का कार्य होता है राज्यपाल के। और राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, ये राज्यपाल का स्वविवेक है। लेकिन क्षमादान की शक्ति का उपयोग करना, ये मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर करता है। अगर पूरी मंत्रिपरिषद सलाह देती है तभी क्षमादान इनका एक्सेप्ट होगा, अन्यथा एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। तो उत्तर आपको मिल चुका है, क्षमादान की शक्ति का उपयोग स्वविवेकी शक्ति नहीं है, मंत्रिपरिषदीय शक्ति से इसको उपयोग राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कि लोकसभा अध्यक्ष? बिल्कुल पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि राज्यपाल, ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? व्याघ्रराज माने जाते हैं, वराहराज माने जाते हैं, अर्थपति भट्टारक माने जाते हैं या सरभराज माने जाते हैं? आप एग्जाम में छपने वाले हैं साथियों, नल वंश के वास्तविक संस्थापक को आप बिल्कुल देख लीजिए। चलिए इनके आंसर को देखते हैं साथियों। वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है, जिनका शासन क्षेत्र साथियों दंडकारण्य या महाकांतार के नाम से जाना जाता है। साथियों नल वंश का वास्तविक संस्थापक वराहराज की मुद्रा कोंडा गांव के अडेंगा से प्राप्त हुई है और नल वंश के संस्थापक सिमु भी माने जाते हैं साथियों। लेकिन प्रश्न में वास्तविक संस्थापक पूछे जाने पर वराहराज उत्तर लिया गया है, इसलिए आप देखिएगा कि नल वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक हो जाते हैं। लेकिन जब वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको बताना है वराहराज। ठीक है, तो नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वराहराज है। और मात्र संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको बताना है किसके संस्थापक सिमुक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजिम अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आप देखिए बिलासतुंग से है, वराहराज से है, अर्थपति भट्टारक से है या सरभराज से है? चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों बिलासतुंग, एक बहुत प्रतापी शासक जिनके बारे में माना जाता है साथियों कि राजिम अभिलेख 700 से 740 ईस्वी के दौरान लिखवाया गया था नल वंश के शासक बिलासतुंग द्वारा। 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया है साथियों। और ये जो राजीव लोचन मंदिर है साथियों, इसका जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा कराया गया है, यह भी आपको याद रखना है। तो राजिम अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बिलासतुंग। इन्होंने साथियों 700 से 740 ईस्वी के दौरान ये राजिम अभिलेख लिखा गया था साथियों। और राजीव लोचन मंदिर का निर्माण बिलासतुंग ने करवाया था, ये सीजी व्यापम द्वारा कई बार पूछा गया है। और 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान राजीव लोचन मंदिर का निर्माण हुआ है और इसका जीर्णोद्धार भी पूछा जाता है, तो कलचुरी राजा पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा कराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है, फेफड़े में होता है, यकृत में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है। ठीक है, क्योंकि मानव शरीर में CO2 का जो उत्सर्जन होता है साथियों वो लंग्स करते हैं और इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है कि मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो ऑप्शन सी यकृत में होता है। आगे देखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। 766 ईस्वी में हुआ था, 768 ईस्वी में हुआ था और माफ कीजिएगा 1766 में हुआ था या कि 1768 में हुआ था, 1780 में हुआ था या 1784 में हुआ था? कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर साथियों 1780 में जो प्रारंभ हुआ था और ये एक लंबी लड़ाई चली थी साथियों, जो लगभग 4 साल तक युद्ध हुआ अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। ये वही हैदर अली हैं जो टीपू सुल्तान के पिताजी हुआ करते थे। साथियों 7 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि होती है और वहां से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ होता है 1780 में जो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, लेकिन इसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि से होती है जो सीजी व्यापम और सीजी PSC द्वारा कई बार पूछा गया है। 7 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? क्या ईरानी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है या उर्दू भाषा का शब्द? बिल्कुल हिंदी बोलते हैं लेकिन सोचना पड़ेगा कि किस भाषा का शब्द है। तो आप बिल्कुल अगर स्टडी करें तो आपको पता है कि फारसी भाषा का शब्द है। क्यों है साथियों? क्योंकि हिंदी शब्द भाषा विशेष वाचक नहीं है बल्कि यह एक भाषा का समूह है साथियों। आज हिंदी प्रदेश की 5 उपभाषाएं हैं एवं 17 बोलियां जो है इसी हिंदी में बोली जाती हैं। तो आप देखिए कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है और ये एक भाषा विशेष का नाम नहीं है बल्कि एक भाषा का समूह का नाम है जिसमें 5 उपभाषाएं और लगभग 17 बोलियां सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल छपने वाला है साथियों। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था? कुछ याद आ रहे हैं?
आत्माराम पांडुरंग ने किया था, इनका भी संबंध आपको मिल रहा होगा। राजा राम मोहन राय ने किया था या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण और कंफ्यूजिंग ऑप्शन साथियों देखते हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों आर्य समाज की स्थापना की थी। जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पंडवानी नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली तीजन बाई पंडवानी की किस शैली से संबंधित है? क्या वेदमती शैली से संबंधित है, कापालिक शैली से संबंधित है, द्रविड़ शैली से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? साथियों हम सभी जानते हैं कि पांडवानी की जो कापालिक शैली है इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान तीजन बाई ने दिलाया और इनका संबंध साथियों दुनिया भर में ये पहचान दिलाने के लिए पांडवानी से जोड़ा जाता है। तो पांडवानी की कापालिक शैली की कलाकार है हमारी जो है तीजन बाई, और पांडवानी को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए साल 2019 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पूरा सेशन कैसा लगा साथियों? चैनल पे नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार की अगर आपको क्यूरी है और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप साथियों टेलीग्राम में जाकर लिखिए SSC 77, वहां से इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये पूरा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। सभी प्रश्नों का साथियों आपको एक बार रिवीजन करना है और ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले प्रश्न आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं। तो ये प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इनमें से कितने प्रश्न साथियों आपने सही किया इस पूरे सेशन से। ये पूरा सेशन आपके लिए बिल्कुल समर्पित है और इससे पहले आपने हमारे 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने वाले होंगे। चलिए मिलते हैं अगले इस मॉक टेस्ट 4 में, वेट कीजिएगा और लगातार हमारे चैनल पे इन क्लासेस को अध्ययन और रिवीजन कीजिएगा। कोई भी क्यूरी है तो आपको क्यूरी का जवाब दिया जाएगा और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिखना है सीधे सीधे जाके कहा टेलीग्राम में SSC 77, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।